हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी राइट टू एजुकेशन में। माई सेल्फ प्रेम कुमार और हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। डीटेट प्लस बी, केबीएस और यूपीटेट सुपरटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और हम लोगों ने अभी नेक्स्ट वीडियो में जो कल हम लोगों ने देखा वो था इंटेलिजेंस के बारे में। हम लोगों ने देखा कि कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ है। जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वहां से रियल एज का कंसेप्ट निकल के आता है जो फ्रांसिस गाल्टन ने जिक्र किया है उसका। फ्रांसिस गाल्टन से फिर हम लोग आगे निकलते हैं तो अल्फ्रेड बिनेट का कंसेप्ट आता है जिन्होंने पहली टेस्टिंग की और उन्होंने कंसेप्ट दिया मेंटल एज का। उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि कंसेप्ट आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंच गए थे आईक्यू के फॉर्मूले तक। आईक्यू के फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल स्थिति तो ये है कि अगर कोई हेल्थी चाइल्ड है तो उसका मेंटल एज का जो डेवलपमेंट है वो रियल एज के अकॉर्डिंग होता है। अगर उसमें अबनॉर्मलिटी आती है तो वो मेंटल एज का कंसेप्ट रियल एज से ज्यादा भी हो सकता है और मेंटल एज का जो डेवलपमेंट है वो रियल एज से कम भी हो सकता है। अगर मेंटल एज का डेवलपमेंट रियल एज से कम हो जाता है तो फिर हम इसको कहते हैं कि बच्चा रिटार्डेड हो रहा है या फिर बिलो एवरेज जा रहा है। अगर मेंटल एज का कंसेप्ट रियल एज से ज्यादा चला जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चा गॉड गिफ्टेड हो रहा है, क्रिएटेड हो रहा है, क्रिएटिव चाइल्ड हो रहा है। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखी थी। लेकिन एक बेसिक फिनोमिना हम लोग और देखेंगे इसमें कि इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की समस्या जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है, इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। बेसिकली पियाजे के अंतर्गत जितना भी हम लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में सीखा है वो सारा की सारा इंटेलिजेंस में लग जाता है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें आ जाती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें आ जाएगी। जैसे क्रिएटिव थिंकिंग इसमें आ जाएगी, क्रिएटिव थिंकिंग इसमें आ जाएगी। जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें आ जाएगी। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग इसी के अंतर्गत आती है। तो मैथमेटिकल चीजें चाहे जितनी कर रहे हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में हम लोग भिन्न डायरेक्शन में सोच कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, क्रिएटिविटी के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में, ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती उनके बारे में भी हम लोग लॉजिक लगा पाते हैं। फॉर एग्जांपल राम अल्लाह ईसा मसीह पुनर्जन्म के बारे में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है, जो इंस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं, यानी इनोवेशन इसी का पार्ट है। इनोवेशन इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। इनोवेशन को हम लोग कह देते हैं नवाचार, ऐसा कुछ नया सोच पाना, कुछ यूनिक सोच पाना। तो ये सारा कंसेप्ट जो है वो मेंटल एज में आ जाता है। और क्या आ जाता है, एक और महत्वपूर्ण है एडाप्टेशन, एडाप्टेशन टुवार्ड एनवायरनमेंट, टुवार्ड एनवायरनमेंट। तो यहाँ परिवेश से है, बालक अपने परिवेश में कितनी जल्दी समायोजन बिठा पाता है, एडजस्टमेंट कर पाता है, तो वो भी इंटेलिजेंस का ही हिस्सा हो जाता है। तो एडजस्टमेंट इन द सराउंडिंग, ऐसा, तो ये भी क्या होगा, आपका इंटेलिजेंस का ही हिस्सा होगा। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इंटेलिजेंस में आती हैं, जैसे वर्ड फ्लुएंसी भी आती है, कितना अच्छा आप बोल पाते हैं, कितना फास्ट आप सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं, कितना अच्छे से आप वक्ता हैं, कितना अच्छे से आपको इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, लैंग्वेज के बारे में, शब्दों पे आपकी कितनी पकड़ है। तो ये सारी चीजें इंटेलिजेंस के बारे में ही आ जाती हैं। अब हम लोग चलेंगे और बारी बारी से इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे जो हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कर्व आता है। तो एक ये कर्व है, यानी कर्व बनाया जाता है मैथमेटिकल डाटा से। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना पता लगाई जाती है कि डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहां तक जाएगा। तो वो देखा गया है कि ये जो कर्व है वो आपका पैराबोला आता है। पैराबोला आने का मतलब है कि एक पीक है जहां पे मैक्सिमम इंटेलिजेंस शो होगी, उसके बाद में फिर वो इंटेलिजेंस घटने लग जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि अगर आईक्यू किसी का एवरेज है, अगर किसी का आईक्यू एवरेज है तो उसका आईक्यू 90 से 110 के बीच में होना चाहिए। तो और ये भी देखा गया है कि लगभग 67% पॉपुलेशन का आईक्यू इसी इंटरवल में लाई करता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी। और हम लोग चलते हैं
एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि बात कर रहे हैं हम लोग रेंजुली के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेंजुली की, तो यहाँ पे रेंजुली को अगर हम देखें तो इन्होंने बात की है फॉर IQ ग्रेटर देन 140, अगर किसी बालक का IQ 140 से ऊपर है तो वहां पे रेंजुली ने इसकी बात की है और उन्होंने बोला है कि ऐसे बालक को हम लोग क्रिएटिव चाइल्ड कहेंगे, क्रिएटिव चाइल्ड बोल सकते हैं। और क्रिएटिव चाइल्ड की कुछ इन्होंने विशेषताएं बताई हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई क्रिएटिविटी होगी, हाई क्रिएटिविटी यानी कि उच्च सृजनशीलता, उच्च सृजनशीलता बालक में होगी। अगर हम लोग बात करें तो एक विशेषता है, एक दूसरी विशेषता है हाई कॉम्पिटेंसी, हाई कॉम्पिटेंसी। तो इसे कहते हैं हम लोग की फॉर एग्जांपल डेडिकेशन टुवर्ड डूइंग समथिंग, तो डेडिकेशन टुवर्ड डूइंग समथिंग। तो अगर कोई कुछ करना चाहता है तो आपने देखा होगा वो बोलता है करना है तो करना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक लेजी होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है। बाकी कुछ डेडिकेटेड होते हैं, करना है तो करना है, सुबह से शाम तक रट मारते रहते हैं, वो काम भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें हाई कॉम्पिटेंसी है। ऐसा ये भी विशेषता रेंजुली नहीं बताइए क्रिएटिव चाइल्ड में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाई एबिलिटी, हाई एबिलिटी यानी कि उच्चतम योग्यता होनी चाहिए, उच्चतम योग्यता, ऐसा। तो ये तीन विशेषताएं रेंजुली ने बताई। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो उसमें हाई क्रिएटिविटी, हाई कॉम्पिटेंसी और हाई एबिलिटी होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 सर्किल बनाएं और यहाँ पे हम हाई क्रिएटिविटी को यहाँ लिखें और हाई कॉम्पिटेंसी को यहाँ लिखें, ऐसा, और हाई एबिलिटी को यहाँ लिखें, तो जो ये वाला पोर्शन है वो बच्चे की क्रिएटिविटी को यानी क्रिएटिव चाइल्ड को दिखाता है, क्रिएटिव चाइल्ड का पोर्शन है। तो ये बात जो है वो रेंजुली के अनुसार कही जाती है। तो हम लोग आगे चलते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड की एक एग्जांपल था। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, तो गिफ्टेड चाइल्ड की बात कर रहे हैं, गिफ्टेड चाइल्ड। तो गिफ्टेड चाइल्ड के लिए ये बातें बताई गई हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कुछ विशेषताएं थी हाई इंटेलिजेंस की, यानी कि ये वो वाला कंडीशन है नॉर्मल से अबव वाला, जब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है और रियल डेवलपमेंट एज कंपेयर टू द एवरेज से नीचे जा रहा है। रियल एज जो डेवलपमेंट है वो कम है और मेंटल एज कंसेप्ट ज्यादा है, तभी जाके वो बच्चा क्रिएटिव हमें दिखाई देता है। ये बात हमें समझनी होगी। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप सबने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है पा। तो ये पा मूवी में उस बच्चे को एक डिसऑर्डर होता है, एक डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर का नाम है प्रोजेरिया, उस डिसऑर्डर का नाम है प्रोजेरिया। ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या होता है, स्टार्टिंग में जब इसके लक्षण क्या है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो प्रॉपर्टीज ये हैं कि कम उम्र में ही बाल झड़ जाते हैं, कम उम्र में बाल झड़ जाते हैं, ऐसा। तो ये इसकी एक विशेषता है। और स्लो ग्रोथ होती है, ग्रोथ स्लो होती है, स्लो ग्रोथ होगी। और बालक यूजुअली क्या होता है कि अटैक से, हार्ट अटैक से मरता है, हार्ट अटैक से मरता है बालक यूजुअली। और नॉर्मली इस बच्चे की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं होती, लगभग 13 साल के आसपास होती है। तो ये बच्चा 13 साल से ज्यादा यूजुअली नहीं जीता, ये इंपॉर्टेंट है। और ये रेयर डिसीज है, रेयर का मतलब है कि लाखों करोड़ों में एक बच्चे को ये देखा जाता है, इसीलिए इसको बोला गया। पा मूवी हम लोगों ने देखा था, आई थिंक अमिताभ बच्चन ने इसका रोल किया है। और ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लोग इस डिसऑर्डर की फुल फॉर्म के बारे में देखें तो थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल इसको शॉर्ट में कहते हैं HGPS। तो इसका फुल फॉर्म है हचिंसन गिलफर्ड, हचिंसन गिलफर्ड प्रोजेरिया, प्रोजेरिया सिंड्रोम। तो हमें ये
कभी भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है भैया HGPS क्या है, तो हचिंसन गिलफर्ड ट्रोजरी सिंड्रोम है, यही वही पॉप मूवी वाली सिचुएशन है, इसका फुल फॉर्म में इसका नाम बताया गया है। तो ये यहाँ पे बात हम लोगों ने कुछ देख ली है, और हम लोग चलते हैं कुछ साइन के बारे में कि अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंस है तो उसकी पहचान कैसे करें। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है और इंटेलिजेंट का आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आपसे कहेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चा इंटेलिजेंस है, तो साइन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट चाइल्ड और चिल्ड्रंस, ऐसा अगर हम लोग उसकी बात करें तो पहली ये जो विशेषता है पहचानने की वो ये है कि उसमें हाई एबिलिटी होगी, हाई एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट यानी कि अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, ऐसा उच्च योग्यता होगी उसमें कम्युनिकेट करने की, और वह अच्छे से एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकता है, एडजस्ट easily to the environment, तो अपने परिवेश में आराम से क्या कर पाएगा, समायोजन कर पाएगा, और वो जो रेंजली की विशेषताएं वो भी इसमें अच्छे से लागू होती हैं, और वह इजीली सोच सकता है, इजीली कैन थिंक abstract form, in abstract form, तो अमूर्त चीजों के बारे में भी अच्छे से सीख सकता है, ये इंटेलिजेंस चाइल्ड की विशेषताएं हैं। एक और क्वेश्चन आता है क्या रोट मेमोराइजेशन इंटेलिजेंस की विशेषता है, तो जी नहीं, रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन इज नॉट द symbol of intelligence, high intelligence, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो एक और महत्वपूर्ण बात है, हम लोग देखते हैं, पहले तो इस चीज को रिमूव करते हैं। हम लोगों ने डिटेल्स देख लिया कि उसमें हाई एबिलिटी कम्युनिकेट करने की, अच्छे से संवाद कर पाएगा, पर्यावरण में अपने परिवेश में इजीली समायोजन बिठा पाएगा, और अब्स्ट्रैक्ट सोच अच्छे से सीख सकता है, जो चीजें नहीं दिखाई दे रही उनके बारे में भी अच्छे से लॉजिक कर सकता है, और रोट मेमोराइजेशन इसका सिंबल नहीं है। ये बात अलग है कि इंटेलिजेंट बच्चों में रोट मेमोराइजेशन की एबिलिटी ज्यादा देखी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसकी सिंपल हो या फिर एकमात्र इसका पहचान हो। तो ये तो एक बात हो गई इसमें, और हमें ये भी देखनी है कि क्लास, एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश है कि क्लासिफिकेशन, classification of students, classification of students in different group, classification of students in different groups on the basis of their IQ tends to, और यहाँ स्पेस है इसको भरना होता है, एंड फिर ये स्पेस है एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ऐसा। तो हमें समझना ये है कि अगर हम लोग ऐसा ग्रुपिंग कर दें क्लास में बच्चों का कि ज्यादा इंटेलिजेंस बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया, और कम इंटेलिजेंस वाले बच्चों को या फिर बिलो इंटेलिजेंस वाले बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया, तो क्या एक टीचर के लिए या फिर उस इंक्लूसिव क्लास के लिए अच्छा है? तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक ही ग्रुप में डाल देंगे तो उनकी तो इंटेलिजेंस बढ़ेगी, लेकिन जो और बच्चे हैं उनकी इंटेलिजेंस घट जाएगी। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट in the different group on the basis of their IQ tends to decrease, तो घट जाता है, एंड क्या परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है और एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, तो अकादमिक निष्पादन बच्चे का मार्क्स को लेकर भी वो भी डिक्रीज हो जाता है, और आईक्यू लेवल भी बच्चों का क्या करेगा, घटने लग जाएगा। तो आईक्यू के केस में हमें कैसी ग्रुपिंग करनी चाहिए, तो हमें ग्रुपिंग करनी चाहिए हेट्रोनोमस, heterogeneous grouping is good to increase IQ of children, and homogeneous grouping may lead to the decrease of
IQ। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर किसी बालक की होमोजेनियस, आपने ग्रुपिंग कैसी कर दी, होमोजेनियस कर दी, तो उसका IQ घट सकता है। अगर हेट्रोजेनियस ग्रुपिंग की है तो बच्चे का IQ बढ़ेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये सारी चीजें देखी गई हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से इनकी थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो डेवलपमेंट इंटेलिजेंस के रिलेशन में हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरी जो हम लोग समझनी है वो है आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी को हिंदी में कहते हैं एकल तत्व सिद्धांत। और ये दिया है आपका बिने ने, और ऑब्वियसली ये बिने ही देंगे क्योंकि बिने कौन है, फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग है। यानी कि पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस किसने किया है, तो बिने ने किया है। तो इन्होंने ही यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। तो इन्होंने बोला कि बच्चे का जो बुद्धि है वो केवल एक तत्व पर निर्भर करता है जिसे सामान्य तत्व कहते हैं, जनरल फैक्टर कहते हैं। जनरल फैक्टर बोला और कहा कि ये सब में कॉमन ही होता है। इस कॉमन फैक्टर को, जनरल फैक्टर को देखकर हम आसानी से किसी की इंटेलिजेंस को बता सकते हैं कि बढ़ेगी कि घटेगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मैथमेटिकल रीजनिंग को देख लें और हम बात करें कि लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती, लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, तो ये अपने आप में एक रूढ़िवादी सोच है। दूसरी बात ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है, लड़कियां मैथ में बहुत सारी अच्छी होती हैं, लड़के बहुत ज्यादा स्टडी भी होते हैं। यानी कि IQ का जनरल फैक्टर किसी एक फैक्टर से डिसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए जो यूनिफैक्टर थ्योरी है ये इररिलेवेंट मानी जाती है, इररिलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम। तो वर्तमान समय के अनुसार अप्रासंगिक मानी जाती है ये यूनिफैक्टर थ्योरी। इसीलिए इसको अभी इतना ध्यान नहीं दिया जाता और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी, ट्राई फैक्टर थ्योरी, इस तरह से और भी थ्योरी करेंगे। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में CDP की सीरीज को लेके, जो होपफुली जरूर आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम में टीचिंग से रिलेटेड हेल्पफुल होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और आपके फीडबैक का भी सभी से इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।